हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके अचीवर्स। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सी कीवर्ड। ऑप्शन ए है डिफाइन, ऑप्शन बी है इंक्लूड, ऑप्शन सी है इंट, ऑप्शन डी है मेन। सी लैंग्वेज में 32 से ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिन्हें आप वेरिएबल नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप कीवर्ड है जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। डिफाइन और इंक्लूड ये दोनों कीवर्ड्स नहीं हैं, बल्कि ये प्री प्रोसेसर हैं, इसलिए इसका आंसर डिफाइन भी नहीं हो सकता और इंक्लूड भी नहीं हो सकता। क्यों? ये दोनों प्री प्रोसेसर हैं। और यहाँ पर मेन जो है वो एक स्पेशल फंक्शन नेम है, ये कीवर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो सिर्फ कीवर्ड है वो है इंट, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंट्री पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम इज। ऑप्शन ए है स्टार्ट, ऑप्शन बी है इनिट, ऑप्शन सी है मेन, ऑप्शन डी है प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही शुरू होता है, चाहे आपने पूरे कोड में कितने भी फंक्शन लिखे हों। जब कंपाइलर कोड को चलाता है तो वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है। अगर प्रोग्राम में मेन नहीं होगा तो लिंकर एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? लिंकर एरर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। ऑप्शन ए है math.h, ऑप्शन बी है conio.h, ऑप्शन डी है studio.h, ऑप्शन डी है string.h। studio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल में printf आउटपुट के लिए और scanf इनपुट के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन के प्रोटोटाइप डिफाइन होते हैं। math.h मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए या पावर के लिए यूज होता है। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट जैसे गेट ch क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है। ये पुराने कंपाइलर में यूज होता था, तो ये क्या होगा? ये किस लिए? ये ओल्ड कंपाइलर जैसे टर्बो सी। और string.h मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? studio.h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट इन सी। ऑप्शन ए है कॉलन, ऑप्शन बी है सेमीकॉलन, ऑप्शन सी है कॉमा, ऑप्शन डी है डॉट। सी लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट के खत्म होने पर सेमीकॉलन लगाना कंपलसरी है। इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। अगर आप इसे लगाना भूल जाते हैं तो कंपाइलर को यह समझ नहीं आता कि स्टेटमेंट कहां खत्म हुई, जिससे एक्सपेक्टेड सेमीकॉलन की सिंटैक्स एरर आती है। अगर हम सेमीकॉलन लगाना भूल जाए तो क्या आएगा? सिंटैक्स एरर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज इन सी। ऑप्शन ए है फ्लोट, ऑप्शन बी है कैर, ऑप्शन सी है इंट, ऑप्शन डी है डबल। इंट डेटा टाइप का यूज बिना डेसिमल वाली न्यूमेरिक वैल्यू। इंट का यूज किसके लिए? बिना डेसिमल वाली न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 10, -5, 2026 etc, इसके लिए यूज करते हैं। फ्लोट और डबल का यूज, फ्लोट का और डबल का यूज डेसिमल वैल्यू के लिए करते हैं। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। डेसिमल नंबर, यहां पर भी डेसिमल नंबर। फ्लोट और डबल में यह डिफरेंस होता है कि जो डेसिमल के बाद अगर नंबर स्मॉल है, यानी कि 1-2 इंटीजर है डेसिमल के बाद, तो हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं। अगर डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर है तो उसके लिए हम लोग डबल का यूज करते हैं। कैर का यूज सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए करते हैं। किसके लिए? सिंगल कैरेक्टर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट इन सी। ऑप्शन है डबल इक्वल, ऑप्शन बी है
इक्वल, ऑप्शन सी है नॉट इक्वल, ऑप्शन डी है लेस देन और इक्वल। सिंगल इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसी को ही हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। एग्जाम्पल मान ले अगर लिख देते हैं इंट a इक्वल टू 10, तो a के अंदर क्या आ जाएगी, a के अंदर 10 आ जाएगा। इसके अलावा ये तीनों जो है, ये तीनों रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। इन तीनों को हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई दो नंबर इक्वल है या नहीं, या दो नंबर को हम लोग चेक करें कि नॉट इक्वल है या नहीं, या एक नंबर जो है दूसरे से लेस देन और इक्वल है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ कैर इन सी जनरली, यानी कि कैरेक्टर का साइज सी प्रोग्रामिंग के अंदर कितना होता है। ऑप्शन ए है 1 बाइट, ऑप्शन बी है 2 बाइट, ऑप्शन सी है 4 बाइट, ऑप्शन डी है 8 बाइट। सी स्टैंडर्ड के मुताबिक कैरेक्टर डेटा टाइप हमेशा 1 बाइट लेता है, 1 बाइट, और 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट के बराबर। इंट या फ्लोट की साइज 2 या 4 बाइट हो सकती है। इंट या फ्लोट की साइज 2 या 4 बाइट की हो सकती है, यह कंपाइलर पर डिपेंड करता है, लेकिन कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट ही रहता है, चाहे कंपाइलर कोई भी हो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 बाइट। अगला क्वेश्चन है विच लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। ऑप्शन ए है फॉर लूप, ऑप्शन बी है व्हाइल लूप, ऑप्शन सी है डू व्हाइल लूप, ऑप्शन डी है नेस्टेड लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन होती है वो लूप की बॉडी से पहले चेक होती है, इसलिए अगर कंडीशन फॉल्स हो गई स्टार्टिंग में ही तो लूप की बॉडी चलेगी नहीं, जिसकी वजह से ये 0 और मोर टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन चेक होती है वो लूप की बॉडी के बाद चेक होती है। इसलिए क्या होगा कि कम से कम एक बार डू व्हाइल लूप जरूर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डू व्हाइल लूप। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारी एक वीडियो लूप के ऊपर आने वाली है। अगर आप वो वीडियो वॉच करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि लूप से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं हो सकता है, इसलिए जरूर से वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप। ऑप्शन ए है कंटिन्यू, ऑप्शन बी है ब्रेक, ऑप्शन सी है गो टू, ऑप्शन डी है रिटर्न। यहां पर देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किसी भी लूप, फॉर या व्हाइल या डू व्हाइल या स्विच ब्लॉक को फोर्सफुली बीच में ही बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जो करंट आइटरेशन है सिर्फ उसको स्किप कर देता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्रेक। अगला क्वेश्चन है द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू। अभी हमने देखा कि क्या होगा, स्किप करंट आइटरेशन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ कैरेक्टर इन सी, यानी सी के अंदर किसी भी कैरेक्टर को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। यहां पर देखें गेट कैर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो यूजर से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ पूरे डेटा टाइप के लिए यूज हो सकता है, पर स्पेसिफिक सिंगल कैरेक्टर के लिए स्टैंडर्ड डेडिकेटेड फंक्शन जो है वो क्या है, गेट कैर है। गेट एस क्या है, यहां पर गेट्स का यूज पूरी स्ट्रिंग या एक पूरे सेंटेंस को इनपुट लेने के लिए होता है। हालांकि अब इसे यूज नहीं करते हैं। पुट कैर इनपुट नहीं लेता है बल्कि सिंगल कैरेक्टर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, तो इसलिए यह भी नहीं हो सकता,
इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अरेज इन सी स्टोर एलिमेंट्स इन। ऑप्शन ए रैंडम लोकेशंस, ऑप्शन बी है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ऑप्शन सी है स्टैक ओनली, ऑप्शन डी है हीप ओनली। एरे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके सारे एलिमेंट्स मेमोरी में एक के बाद एक यानी कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं। अगर एरे का पहला एलिमेंट एड्रेस 1000 पे है, अगर मान लेते हैं ये एक एरे है, इसका पहला एलिमेंट अगर 1000 पे है और इंटीजर का साइज हम लोग 4 बाइट मान लें, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस 1004 होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अगला क्वेश्चन है एरे इंडेक्सिंग इन सी स्टार्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है डिपेंड ऑन कंपाइलर्स। सी लैंग्वेज में एरेज की इंडेक्सिंग हमेशा 0 इंडेक्स्ड होती है, यानी अगर किसी एरे की साइज 5 है तो उसके एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4। यानी कि अगर 5 साइज का एरे मान लेते हैं यहां पर, तो जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3 और पांचवे का 4। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स एन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। ऑप्शन ए है इंट ए, ऑप्शन बी है इंट A10, ऑप्शन सी है एरे इंट ए, ऑप्शन डी है ए देन ब्रैकेट 10 इंट। सी प्रोग्रामिंग में एरे डिक्लेयर करने का सही सिंटेक्स होता है, क्या होता है? डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन उसका साइज। अब इस हिसाब से देखें तो यहां पर ये डेटा टाइप है, ये एरे नेम है और ये इसका साइज है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इंट ए ऑफ 5 इज। इसका मतलब ये है कि इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 1 2 3 और 4 कहां तक जाती है? ये जो साइज दिया है इससे एक कम तक। क्यों? क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इंट ए ऑफ 5 इज, ऑप्शन बी होगा 5। विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? ऑप्शन ए है strlen, ऑप्शन बी है strcopy, ऑप्शन सी है strcat, ऑप्शन डी है strcmp। यहां पर देखें strlen फंक्शन string.h हेडर फाइल का हिस्सा है। ये स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर को काउंट करता है, नल कैरेक्टर को छोड़कर। मतलब यह है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी होती है वो एंड होती है नल कैरेक्टर के साथ, तो इसको छोड़कर बाकी की लेंथ को ये काउंट करता है। तो str लेंथ जो है वो लेंथ निकालने के लिए होता है। strcopy स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए होता है, और strcat दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए यानी कि कंकैटिनेट करने के लिए होता है। और strcmp क्या होता है? strcmp दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अ स्ट्रिंग इन सी इज टर्मिनेटेड बाय, अभी हमने बताया किससे? कोई भी स्ट्रिंग जो है वो किससे टर्मिनेट होती है? नल कैरेक्टर के साथ। सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग कोई अलग डेटा टाइप नहीं है, ये एक कैरेक्टर एरे ही होता है। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग कहां खत्म हो रही है? इसके लिए स्ट्रिंग के आखिरी में ऑटोमेटिक एक नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है, इसे स्ट्रिंग टर्मिनेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन कॉपीज वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। अभी हमने दो क्वेश्चन पहले ही देखा कि कॉपी करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? strcopy। बाकी को समझ लेते हैं किस लिए यूज होता है। strcomp कंपैरिजन के लिए, strlen लेंथ निकालने के लिए, और strcat कंकैटिनेट करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिकर्शन इज अ प्रोसेस इन विच। ऑप्शन ए अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन ओनली, ऑप्शन बी है अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ,
ऑप्शन सी है वेरिएबल्स रिपीट ऑटोमेटिकली, ऑप्शन डी है लूप्स एग्जीक्यूट इनफाइनाइटली। प्रोग्रामिंग में जब कोई फंक्शन अपने ही अंदर से खुद को दोबारा कॉल करता है तो उस प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जैसे फैक्टोरियल या फिबोनाची सीरीज निकालने के लिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज इसेंशियल इन रिकर्शन। ऑप्शन ए इनफाइनाइट लूप, ऑप्शन बी है बेस कंडीशन, ऑप्शन सी है पॉइंटर डिक्लेरेशन, ऑप्शन डी है एरे इंडेक्सिंग। रिकर्शन में बेस कंडीशन या कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग कंडीशन का होना सबसे जरूरी होता है। ये वो कंडीशन होती है जो रिकर्शन को रोकती है। अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तो फंक्शन खुद को हमेशा कॉल करता रहेगा, जिससे स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगी और प्रॉब्लम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए इसेंशियल है वो है बेस कंडीशन। अगला क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लीफो प्रिंसिपल। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब यह है कि जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इसी पर काम करता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल सोचे तो एक के ऊपर एक रखी हुई प्लेट, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखेंगे सबसे पहले उसी को उठाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैक। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इंसर्ट्स एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक। ऑप्शन ए है पॉप, ऑप्शन बी है पुश, ऑप्शन सी है इंटर इंसर्ट, ऑप्शन डी है एनक्यू। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में नए एलिमेंट को टॉप पर ऐड या इंसर्ट करने की प्रोसेस को टेक्निकल लैंग्वेज में पुश ऑपरेशन कहते हैं। पॉप का मतलब एलिमेंट निकालना होता है, एनक्यू क्यू में इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी पुश। अगला क्वेश्चन है रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को बाहर निकालने या रिमूव करने की प्रोसेस को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। जब स्टैक बिल्कुल खाली हो और फिर भी पॉप करने की कोशिश की जाए तो ये स्टैक अंडरफ्लो हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पॉप। अगला क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज फीफो प्रिंसिपल। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये हुआ कि जो पहले गया वही पहले बाहर आएगा। क्यों इसी प्रिंसिपल पे चलती है। स्टैक किस पे चलती है, लीफो पे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो इसलिए स्टैक इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ट्री और हीप नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। अगर इसको रियल लाइफ में देखें तो मान लेते हैं टिकट के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले टिकट लेने आया होता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। अगला क्वेश्चन है इन अ क्यू इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड। अभी हमने देखा था कि क्यू के अंदर इंसर्ट करने के लिए किसी एलिमेंट को उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, एनक्यू बोलते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनक्यू। पुश किसके लिए यूज होता है, पुश स्टैक के लिए यूज होता है, पॉप भी स्टैक के लिए यूज होता है, और एनक्यू जो है ये क्यू के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, और टीक्यू पॉप करने के लिए, यानी कि किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए यूज होता है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एमसीक्यूज के साथ।